नालंदा की रोशनी से जग रोशन हुआ। ज्ञान का प्रकाश यहाँ से प्रारंभ हुआ। चाणक्य ने राजनीति की नई चाल चली। अशोका ने शांति का संदेश यहाँ से दिया। बोध वृक्ष के तले बुद्धा ने सत्य दिया। विद्यापति का गीत चाहत का प्रकाश। लोक संगीत में बसता है बिहार का इतिहास। मगध की धरती योद्धाओं का घर। सबसे अलग था बिहार दुनिया के संग, पर आज वही बिहार अंधेरे में गिरा है। सपनों का चिराग क्यों धुंधला सा पड़ा है? बेरोजगारी और गरीबी का बढ़ता शोर। तरक्की के दौड़ में क्यों है ये छोर? जहाँ से ज्ञान की गंगा बहती थी कभी, वहां से आज लोग निकलते हैं दूसरे राज्य की ओर। इतिहास का शिखर था, वर्तमान में गया हार। बिहार पूछता है मेरा कातिल कौन है यार। जय हिंद दोस्तों। बिहार एक ऐसा राज्य जिसकी चाणक्य नीति और बौद्ध धर्म ने समझाया दुनिया को जीने का असली मतलब। लेकिन आज वही बिहार इतना पिछड़ा और अविकसित क्यों है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें बिहार का इतिहास जानना बहुत जरूरी है। तो आज से 2500 साल पहले बिहार के बोध गया में सिद्धार्थ गौतम एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करते हैं। और कुछ हफ्तों के ध्यान के बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो वो सिद्धार्थ नहीं रहे, गौतम बुद्धा बन गए। ये बिहार का वही बोध गया था जहाँ से बुद्धिज्म का जन्म होता है, जिसके ज्ञान के प्रकाश ने दुनिया को जिंदगी का असली मतलब समझाया। बुद्धिज्म जाति, हिंसा, लोभ से परे एक ऐसी सोच जिसका विचार बिहार से लेकर चाइना, जापान और थाईलैंड तक पूरे एशिया में फैल गया। लेकिन आज उसी बिहार में हमें सबसे ज्यादा जातिवाद देखने को मिलता है। जहाँ एक समय पे गौतम बुद्धा ने खुद जातिवाद के विरुद्ध सबको एक समान रहना सिखाया था। अब एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार भारत के टॉप 5 राज्यों में से एक है जहां कास्ट डिस्क्रिमिनेशन सबसे ज्यादा होता है। इनफैक्ट बिहार में जातिवाद का मुद्दा इतना बड़ा है कि वहां के नेता भी इलेक्शन के टाइम पर रोजगार और विकास का वादा करने के बजाय जातिवाद का मुद्दा उठाते हैं। जब जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री थे तो वो भगवान के दर्शन करने के लिए मधुबनी मंदिर जाते हैं, जहां से आने के बाद वो ये आरोप लगाते हैं कि उनके आने के तुरंत बाद मंदिर को गंगा जल से पवित्र किया गया, क्योंकि वो एक दलित है। हालांकि रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं हुआ था और मंदिर के पुजारियों ने भी इस बात से साफ इनकार कर दिया था। लेकिन इस तरह का नैरेटिव इसलिए फैलाने की कोशिश की गई क्योंकि आने वाले 5 महीनों में बिहार में इलेक्शन होने वाले थे। लेकिन फिर समय आगे बढ़ा और बिहार फिर से इतिहास के मंच पर छाया। पाटलिपुत्र यानी आज के प्रेजेंट डे पटना में एक विचारक था जिसका सपना भारत को एक संपूर्ण साम्राज्य बनाना था। चाणक्य का अर्थशास्त्र, जो दुनिया की पहली किताब थी जो राजनीति, अर्थव्यवस्था, कानून और सुरक्षा को समझाती थी। मसालों के इस्तेमाल से लेकर सेना का प्रबंध करना या राज्य का विकास हो, सब कुछ उसमें लिखा था। पाटलिपुत्र उस वक्त भारत का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे समृद्ध राज्य था। इनफैक्ट ग्रीक के राजदूत मेगास्थनीस लिखते हैं कि ये शहर रोम और एथनीस से भी बड़ा था। अब आप खुद सोचिए वो एंशियंट बिहार कितना बड़ा और समृद्ध होगा, जो कि रोम और एथनीस से भी बड़ा था। लेकिन आज का मॉडर्न बिहार इसका बिल्कुल विपरीत है, जहाँ बेरोजगारी अपने चरम पर है और विकास के नाम पर लोगों को सिर्फ धोखा ही मिलता है। लेकिन इसमें सिर्फ नेताओं की गलती नहीं है, बल्कि बिहार का सिविक सेंस भी एक बहुत बड़ा कारण है। हालांकि सिविक सेंस की प्रॉब्लम सिर्फ बिहार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे देश भर की एक बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन इस वीडियो में हम बिहार की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बिहार के कुछ एग्जाम्पल दिखाना चाहूंगा। ये बिहार का सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन है जिसे 23 करोड़ रुपए लगाकर दोबारा रेनोवेट किया गया था। लेकिन इसके कुछ ही दिनों बाद यहाँ कुछ इस तरह का नजारा देखने को मिलता है, जहाँ खाना खाने से लेकर कचरा फेंकने तक की सारी व्यवस्था थी। लेकिन इसके बावजूद आपको स्टेशन पर जगह जगह कचरा पड़ा हुआ मिल जाएगा और दीवारों पर पान की पिचकारी मारना तो समझो लोग अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझते हैं। और सबसे बड़ी बात यह, जो भी इस तरह से पान की पिचकारी मारता है वो इसमें कुछ भी गलत या बेइज्जती जैसा महसूस नहीं करता, बल्कि इसे तो वो अपनी चित्रकला मानते हैं। तभी तो वो सड़कों पर पेंटिंग करते हुए अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। हमारे देश के लोगों में सिविक सेंस तो इतना है, जब बिहार में सरकार ने फ्लाईओवर के नीचे स्ट्रीट लाइट्स लगाई तो उसके साथ उन्हें लोहे के जाल भी लगाने पड़े ताकि कोई स्ट्रीट लाइट निकाल कर ना ले जाए। लेकिन हमारे देश में टैलेंट की कमी का है, बिहार में इसके बावजूद स्ट्रीट लाइट चोरी हो जाती है। नहीं नहीं, अभी इतना भी हैरान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे अगला इंसिडेंट जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसे तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी लिखवाया जा सकता है। क्योंकि ये तो चलो मान लेते हैं कि हमारे देश से स्ट्रीट लाइट चोरी हो जाती है, ट्रेन से ब्लैंकेट गायब हो जाते हैं, और तो और कुछ लोग पशुओं के 1000 करोड़ का चारा भी चोरी कर सकते हैं, लेकिन कोई इंसान सड़क कैसे चोरी कर सकता है? लेकिन बिहार ने ये भी कर दिखा दिया। यहाँ कुछ ही घंटों पहले बनी सड़क को लोग उखाड़ उखाड़ कर अपने घर के बाहर आगे लगा रहे हैं, ताकि सड़क लोगों के चलने लायक बचे या ना बचे, उनका घर मजबूत रहना चाहिए।
आज हम जिस बिहार को इतना गरीब और पिछड़ा राज्य मानते हैं, वही बिहार एक टाइम पर ज्ञान का गढ़ हुआ करता था। लगभग 5वीं सदी में स्थापित हुआ नालंदा विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय था जिसमें उस वक्त 10,000 से भी ज्यादा छात्र पढ़ाई किया करते थे और 1500 से भी ज्यादा शिक्षक थे। और सब्जेक्ट में भी मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी, लिंग्विस्टिक और धर्मास्त्र जैसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। और उस विश्वविद्यालय में ज्ञान का इतना बड़ा सागर था कि जब दूसरे देश से बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय पर हमला करते हुए उसे पूरी तरह तबाह कर दिया और पूरे विश्वविद्यालय में आग लगा दी, तो उस विश्वविद्यालय की जो लाइब्रेरी थी वो कई महीनों तक जलती रही, क्योंकि उसमें उस वक्त इतनी सारी किताबें थी जिन्हें जलाने में खिलजी को कई महीने लग गए। तो अब सवाल ये उठता है कि जिस बिहार की जड़ें इतनी मजबूत थी, आज वही बिहार इतना मजबूर क्यों है? बिहार की इस हालत के पीछे कौन जिम्मेदार है? और क्या बिहार कभी पहले जैसा विकसित राज्य बन पाए? क्योंकि बिहार के लोग मेहनती तो बहुत हैं, जिनमें काम करने की लगन भी पूरी है, लेकिन उन्हें तलाश है सिर्फ एक सही दिशा की। इसीलिए तो आज भी सबसे ज्यादा आईएएस और आईपीएस बिहार से ही निकल कर आते हैं। लेकिन फिर भी ना जाने क्यों बिहार में कोई सुधार नजर नहीं आता। एक तरफ नेताओं के भ्रष्टाचार ने बिहार की जनता का गला घोट रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। आज बिहार दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक बिहार वो है जहाँ लोगों के पास शायद खाने को रोटी और पहनने को कपड़ा ना हो, तो वहीं दूसरे बिहार में पैसे और ज्ञान की कमी नहीं है। लेकिन जिस दिन ये दोनों बिहार कदम से कदम मिलाकर एक साथ खड़े हो जाएंगे, उस दिन दोबारा बिहार को मौर्य एम्पायर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। टिल देन गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।